नमस्कार, DBN टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे बिहार में कांग्रेस ने राजद की राह में खड़ी की कौन सी दुश्वारियां, जानेंगे बिहार के किस सियासी चक्रव्यूह में घिरे नीतीश कुमार, देखेंगे क्यों जगन मोहन रेड्डी की 27 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई जब्त। एक नजर डालेंगे नेशनल हेराल्ड मामले पर, सोनिया राहुल पर बरसी बीजेपी पर, बात करेंगे 60 साल की उम्र में शादी करने जा रहे दिलीप घोष की, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। औरंगजेब की फोटो पर बवाल, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जुट गए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता, जमकर किया हंगामा। रिलीज होते ही ऑनलाइन लीक हुई अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2, फ्री में डाउनलोड कर देख रहे लोग। पाकिस्तानी जेल में बंद जौनपुर के मछुआरों की रहस्यमय हालात में हुई मौत, शुक्रवार को गांव पहुंचेगा शव, परिजन बोले भारत में हो पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश शामली के सरकारी अस्पताल में सर्जन की रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल, ऑपरेशन के लिए मांगे 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जयमाला के वक्त दूल्हा देने लगा गालियां तो दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बैरंग लौटी बारात। दिल्ली में एनकाउंटर के बीच लूट के आरोपी को लगी गोली, पुलिस ने किया अरेस्ट, हथियार और लूटी गई बाइक बरामद। गुजरात में मोरबी के टंकारा के पास मिताना गांव में सोते हुए लुटेरों ने किया शख्स पर हमला, पालतू कुत्ते ने बचाई जान। दरभंगा से आई चौंका देने वाली एक घटना, जिस लड़के को मरा हुआ मान लिया गया वो 70 दिनों बाद लौटा जिंदा। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्रियों और IAS अफसरों के बंगलों के नजदीक मजार बनाकर कब्जा, हिंदू संगठन बोला ये लैंड जिहाद है। जाट मूवी से विवादित सीन हटाए जाएंगे, जालंधर में FIR दर्ज होने के बाद लिया फैसला, इसमें सनी देओल, रणदीप हुड्डा भी आरोपी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद हुए रवाना, हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का करेंगे दौरा। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। कांग्रेस और RJD का विपक्षी खेमे में सबसे लंबा साथ रहा है और ये रिश्ता सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर लालू यादव के सपोर्ट की मजबूत नींव पर फला फूला है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी का दागी नेताओं वाला ऑर्डिनेंस फाड़ देना, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद RJD नेताओं का कांग्रेस नेतृत्व पर हमला और बिहार पहुंचकर कन्हैया कुमार का लालू राबड़ी और नीतीश शासन से एक साथ हिसाब मांगना, ये सब ऐसे वाक्य हैं जिनकी वजह से रिश्तों की नींव पर बुरा असर दिखा है। कन्हैया कुमार के बिहार दौरे के वक्त लालू यादव के बयान के बाद तो काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, जिससे लालू यादव ने सोनिया गांधी के साथ फोन पर बात करके सब ठीक कर लिया। ये सब तो तभी से होने लगा है जब से कमान पूरी तरह राहुल के हाथ में गई है। कहने को तो तेजस्वी यादव ने दिल्ली आकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है और मुलाकात अच्छी भी बताई है, लेकिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सीधा समर्थन न दिया जाना बता रहा है कि गठबंधन के रास्ते में अभी रोड़े खत्म नहीं हुए हैं। बात बस इतनी नहीं है, राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले हर वो काम कर रहे हैं जो लालू यादव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लालू यादव को कांग्रेस की सवर्ण राजनीति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्हैया कुमार से काफी दिक्कत है। लालू यादव चाहते हैं कि कांग्रेस सवर्णों की राजनीति में जो चाहे जी भर करे, लेकिन उससे बाहर हाथ ना फैलाए। कन्हैया कुमार आते तो है सवर्ण तबके से, लेकिन लालू यादव को लगता है कि वो तेजस्वी की राह का रौड़ा बन सकते हैं। ये देखने में भी आया है कि कन्हैया कुमार के मैदान में उतरते ही तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई पर चर्चा शुरू हो जाती है।
बिहार की सियासत में 2 दशक से सत्ता के धुरी बने नीतीश कुमार के लिए 2025 का चुनाव काफी मुश्किल भरा माना जा रहा है। एनडीए का चेहरा नीतीश जरूर है, लेकिन विपक्ष ही नहीं, बीजेपी नेताओं के बयान जरूर चिंता बढ़ाने रहते हैं। बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर और कांग्रेस तक ने नीतीश के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी चक्र व्यूह रच रखा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अपने पुराने सियासी रुतबे को हासिल करने और लगातार 5वीं बार चुनावी जंग जीतने के लिए डीएम फॉर्मूला यानी दलित और महिला वोटों को साधने की स्ट्रेटेजी बनाई है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव की जंग को फतह करने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं। उनका पूरा फिलहाल फोकस जातीय समीकरण को साधने का है, क्योंकि बिहार की सियासत आज भी जातीय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार की नजर दलित और महिला वोटरों पर है, जिसे रुझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। दलित वोटों के लिए भीम संसद, भीम संवाद के बाद अब भीम महाकुंभ करने की योजना नीतीश ने बनाई है, तो वहीं महिला वोटों को साधने के लिए प्रदेश में महिला संवाद कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में महिला वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती है। नीतीश कुमार महिला वोटों के सहारे ही सत्ता की धुरी में बने हुए हैं। साल 2025 चुनाव से पहले फिर से एक बार महिला वोटों को साधने के लिए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जेडीयू ने इसके बहाने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना के दाव को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी बनाई है। शुक्रवार को पटना से नीतीश कुमार महिला संवाद अभियान की शुरुआत करेंगे, जो समूचे बिहार में अगले 2 महीने तक चलेगी। बताते चले, प्रवर्तन निर्देशालय की हैदराबाद यूनिट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की 27 करोड़ 5 लाख रुपए के शेयर और डामलिया सीमेंट्स यानी भारत लिमिटेड डीसीबीएल की 377 करोड़ 2 लाख रुपए की जमीन को क्विड प्रो को निवेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। हालांकि डीसीबीएल ने कहा है कि जब्त संपत्ति की कीमत 793 करोड़ 3 लाख रुपए है। मामला दर्ज होने के 14 साल बाद ये जब्ती की गई है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला साल 2011 में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डीसीबीएल की ओर से भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया गया था। ईडी के मुताबिक ये निवेश जगन की कंपनियों में 95 करोड़ रुपए के पेमेंट के रूप में किया गया, जिसके बदले कड्डप्पा जिले में 704 हेक्टेयर की खनन लीज डीसीबीएल को ट्रांसफर की गई। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि डीसीबीएल और जगन के बीच हुए एक समझौते के तहत रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर फ्रेंच कंपनी PARFCIM को 135 करोड़ में बेचे गए थे, जिसमें से 55 करोड़ रुपए कैश में हवाला के जरिए जगन को दिए गए। सीबीआई ने 8 अप्रैल 2013 को जगन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी का कहना है कि 139 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के जरिए जगन की कंपनियों को भेजने की योजना थी, जिसमें से 55 करोड़ का पेमेंट पहले ही हो चुका था। डालमिया सीमेंट्स ने सेबी को सूचित किया कि उन्हें 15 अप्रैल 2025 को अटैचमेंट का ऑर्डर मिला, लेकिन इससे कंपनी के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कंपनी ने कहा कि वह आदेश की समीक्षा कर उचित कानूनी कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है और जनता के पास ले जाती है, लेकिन विफल हो जाती है। आज मैं नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूं। नेशनल हेराल्ड केस के नाम से कांग्रेस में सेंसेशन होता है, क्योंकि घबराहट छटपटाहट में जो पकड़े गए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि घोटाले कई हुए, पर नेशनल हेराल्ड का मॉडल किसी के गले नहीं उतर रहा है। मात्र 50 लाख देकर 2000 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया की हो जाती है। क्या राजनीतिक दल लोन दे सकता है? सवाल यह है। अखबार कागज पर छपता है,
लेकिन कुछ कागजी अखबार इनकी तरह होते हैं जो ना छापते हैं, ना बिकते हैं और ना बंटते हैं। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार नेशनल हेराल्ड के विज्ञापन देती है। ईडी ने अपराध का प्रकार, समय, लेन देन सबकी जानकारी चार्जशीट में दी है। ये कांग्रेस का करप्शन मॉडल है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का एटीएम बन गया है जिसमें कांग्रेस की राज्य सरकारें पैसा डाल रही हैं। उनकी ये मुद्रा मोचन स्कीम है जहां आंकड़े, किराया सब फर्जी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि ईडी ने 5,000 रुपए करोड़ के घोटाले में सबसे बड़े नामों को बाहर किया, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल है। कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड सिर्फ एक घोटाला नहीं है बल्कि 1950 के दशक से चली आ रही एक पीढ़ीगत धोखाधड़ी है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विश्वासघात की अनकही कहानी है। यह स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत का अपमान है, पत्रकारों के साथ विश्वासघात है और पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी है। नेशनल हेराल्ड बस गांधी परिवार का एक निजी लाभ के लिए जनता का पैसा हड़पने का औजार था। पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वो शुक्रवार को अपने कोलकाता स्थित आवास पर रिंकी मजूमदार से शादी करेंगे। दिलीप घोष 60 साल की उम्र में पहली शादी कर रहे हैं। घोष 19 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए थे और अब 41 साल के बाद अपनी मां के कहने पर शादी करने का फैसला किया। दिलीप घोष की मां अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए कल ही कोलकाता पहुंच गई हैं। दिलीप घोष और रिंकी मजूमदार शुक्रवार को एक बहुत ही निजी समारोह में विवाह बंधन में बंध जाएंगे। दिलीप और रिंकू के करीबी रिश्तेदार ही शादी में शामिल होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिलीप घोष की दुल्हन बनने जा रही रिंकी मजूमदार कौन है और कैसे उनकी दोस्ती अब शादी में बदलने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष की दुल्हन रिंकी मजूमदार बनने जा रही हैं। रिंकी मजूमदार 50 साल की हैं और वो तलाकशुदा भी हैं। आपको बता दें कि उनका एक बेटा है। रिंकी मजूमदार बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी की महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। घोष और मजूमदार एक ही पार्टी में ही नहीं बल्कि एक ही इलाके कोलकाता के न्यू टाउन में भी रहते हैं। दिलीप घोष जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे तभी एक कार्यक्रम के दौरान उनकी मुलाकात रिंकी मजूमदार से हुई थी। दिलीप घोष के कहने पर ही रिंकी मजूमदार बीजेपी में शामिल हुई थी। साल 2021 में रिंकी मजूमदार की दिलीप घोष से दोस्ती हुई और फिर उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। साल 2024 में दिलीप घोष लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद काफी उदास थे तो रिंकी मजूमदार ने दिलीप घोष के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। रिंकी मजूमदार ने कहा था कि वे साथ मिलकर परिवार शुरू करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके साथ कोई नहीं है और इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा। दिलीप घोष ने उस समय शादी से मना कर दिया था, लेकिन अब मां के कहने पर उन्होंने विचार कर सहमति दे दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की न्यायपालिका और खासकर संविधान अनुच्छेद 142 पर की गई टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। संविधान में संवैधानिक अथॉरिटीज के बीच सहभागिता और संतुलन कायम रखने के लिए शक्तियों का अलग अलग कर सीमाएं तय की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर दिया गया फैसला इन सीमाओं को तोड़ता है। यहां तक कि राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो की शक्ति को खत्म कर 3 महीने की समय सीमा तय करता है, जो सर्वोच्च अदालत की शक्ति से परे है। ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने केशवानंद भारती फैसले में कहा है, जिसके मुताबिक कानून निर्माण या संविधान संशोधन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपरिहार्य शक्ति से संविधान में बदलाव नहीं कर सकती, सिर्फ व्याख्या कर सकती है। जबकि 8 अप्रैल को दिए गए फैसले में जस्टिस JB पारदीवाला की 2 सदस्यीय बेंच ने समयावधि भी तय कर दी। फैसले में कहा गया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए प्रेषित विधायकों पर विचार करने का संदर्भ मिलने की तिथि से 3 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा पहली बार है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अवधि निर्धारित कर दी गई। संविधान में राष्ट्रपति को प्रदत्त पॉकेट वीटो की शक्ति इस फैसले से खत्म होती है। बहुतेरे संविधान विदों का तर्क यह भी है कि विधेयकों पर निर्णय लेने की अवधि के पहलू पर निर्वाद की स्थिति थी, जिसकी व्याख्या सर्वोच्च अदालत ने कर दी। जबकि दूसरा पहलू यह है कि संविधान निर्माताओं ने अपरिहार्य कारणों से पॉकेट वीटो की शक्ति समय सीमा के दायरे से बाहर रखकर राष्ट्रपति के लिए निहित की है। इसके कारण संवैधानिक पदों की शपथ से भी
स्पष्ट होते हैं। राष्ट्रपति की शपथ के मुताबिक ये पद संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षण के लिए है, जबकि अन्य संवैधानिक पद शपथ में संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा पर आधारित है। यानी राष्ट्रपति का एक ही ऐसा पद है जो संविधान के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है और पॉकेट वीटो संविधान के संरक्षण की एक शक्ति है। यानी माना जा सकता है कि कई मौकों पर विधेयकों को पॉकेट वीटो के तहत रोके रखना राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो देश हित में नहीं है उसके मद्देनजर जरूरी है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए देखते रहिए DVN TV न्यूज़।